नमस्कार दोस्तों। 18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में सुबह के 8:30 पर घनघोर बारिश में करीब 50,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो सुबह थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। रात से यह लोग बेसब्री से एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक और कभी ना भूलने वाली कहानी लेकर लौट रहा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। और वो कहानी है कभी नहीं डूबने वाले जहाज आरएमएस टाइटैनिक की, जो अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों को लेकर समुंदर में समा गया। कारपेथिया जहाज पर वह कुछ लोग हैं जो आरएमएस टाइटैनिक के साथ डूबने से बच गए और जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। यह इतिहास की वह दिल दहला देने वाली घटना है जो अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और अपने जमाने का सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेट्स तक, जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज की कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ संभाले थे। इस टाइटैनिक जहाज को लेकर पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट था। आखिर क्यों ना हो, यह दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर यानी कि 3 फुटबॉल के मैदान जितनी, चौड़ाई 50 मीटर से भी ज्यादा और ऊंचाई 53 मीटर यानी 17 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। जहाज के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी और बार्बर शॉप इत्यादि थे। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए थी। थर्ड क्लास में सफर कर रहे 1006 पैसेंजर्स को केवल 2 ही बाथटब दिए गए थे। शिप के थर्ड श्रेणी के एक कमरे में 6 लोग रहते थे। टाइटैनिक की 4 चिमनियां थी, लेकिन 4 चिमनियों में से चौथी चिमनी नकली थी, जिसे केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए और खूबसूरत दिखाने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती थी, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था। जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। दरअसल हल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। यह स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी है। यहां पर अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा हल जो पूरे जहाज की बॉडी में था, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। इससे फायदा यह होने वाला था कि अगर बाय चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है, तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी यह डूबने वाला नहीं था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस चीज को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। और इसकी इतनी पब्लिसिटी की गई थी कि इसको देखने के लिए ही लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस जहाज पर करीब 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड 21.5 नॉट को कम नहीं करती, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है।
इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और साथ ही तापमान भी नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह थी कि उस रात चांद बाहर नहीं आया था। बिना चांद के कोई रोशनी नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी ऊंचाई पर होता है, जिसे लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं। यहां पर हमेशा किसी को बिठाकर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, क्योंकि उस समय कोई मॉनिटर करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो भी इस जगह पर बैठा है उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थीं। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर क्रोज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया। तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना, उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन्स को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था, और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। यह टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से यह इंपैक्ट जहाज के राइट साइड में हुआ था। वहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी, और यह कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। यह 200 बाय 400 फीट का था, लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में यह क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के टकराव के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। नुकसान की जांच पड़ताल के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा है, जिसका मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वह अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट गए, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजे जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ पाए। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। करीब 20 मिनट बाद 12:20 पर एक जहाज आरएमएस कारपेथिया वह सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करके कहता है कि हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, और साथ ही अपने क्रू मेंबर्स को बोलता है कि चलो जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ा जाए, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लग जाएगा, और 3 घंटे 30 मिनट में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह पाएगा। टाइटैनिक पर बाकी क्रू मेंबर्स हवा में फ्लेयर्स और रॉकेट जलाते हैं, इस उम्मीद में कि आसपास कोई जहाज मौजूद होगा तो वो ध्यान दे देगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि जहाज को खाली किया जाए। सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों की ही थी, जिसका मतलब यह है कि 20 लाइफ बोट्स के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था, और जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल के अनुसार औरतें और बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। लाइफ बोट्स में बैठने की बात की जाए तो ज्यादातर पैसेंजर्स को ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वो ये मान रहे थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। आखिर जो कंपनी ने एड निकाली थी वहां तो बार बार यही बात कही जा रही थी। इसी रीजन से जब पहले लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी।
लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। बाकी लाइफ बोट खाली नीचे उतारी गई। लेकिन समय के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा और जहाज अब एक ओर झुकने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर ने रियलाइज करना शुरू किया कि अब जहाज डूब सकता है। अब पैसेंजर डर गए और इधर उधर भागने लगे। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने में ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि जहाज के आगे वाले डेक पर आ गया और जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जहाज के पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ गया, जिससे जहाज को चलाने वाले प्रोपेलर्स पानी के बाहर नजर आने लगे। ये नजारा देखते ही पैसेंजर्स में पूरे तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वह समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस समय तो समुद्र भी बेरहम दिख रहा था। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया और वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद की आशा में डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहे थे और आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे, ताकि आसपास मौजूद किसी जहाज का ध्यान उनकी ओर जाए और वह उनको बचा ले। टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था और पिछला वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी बोल दिया कि अपनी अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप्स अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में जुटे हुए थे। टाइटैनिक में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। जहाज के डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियंस आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे, ताकि वह ऐसे मुश्किल समय में जहाज के यात्रियों को उनके आखिरी पलों तक शांत और सकारात्मक रख सके। उस वक्त उनके दिलो दिमाग की क्या स्थिति रही होगी कि वह लोग अपनी आंखों के आगे उस लास्ट लाइफ बोट और उनके बचने की आखिरी उम्मीद को दूर जाते देख रहे होंगे। पर फिर भी उन्होंने म्यूजिक बजाना बंद नहीं किया और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। कैप्टन स्मिथ ने भी अपने जहाज को ना छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों की चीख से गूंज रहा था। जहाज का पिछला भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2:20 पर टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे। इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे, वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथेमिया की वजह से मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के करीब 1 घंटे के बाद कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लोकेशन पर पहुंचता है और केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को सुबह के 8:30 पर कारपेथिया जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो चौंकाने वाली और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक रह गए। पहली बात यह है, दोस्तों की उस रात एक और जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर मौजूद था जो टाइम पर पहुंच सकता था। यह बात सच है। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्निया। आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग एसएस कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था, सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग हैं। यहां पर उसके बाद करीब 11:15 पर रात को कैलिफोर्निया जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था। वो खतरों को देखते हुए समुद्र में आगे नहीं चलना चाहता था। जब एसएस कैलिफोर्निया के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के कप्तान स्टैनले लॉर्ड को इस बात की जानकारी दी। लेकिन स्टैनले लॉर्ड ने कहा, यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टैनले लॉर्ड ने इन रॉकेट और प्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अगले दिन सुबह जब रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें एसओएस कॉल्स मिलती है तो ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडी पानी में फ्लोट करती हुई दिखती है। दूसरी बात सामने आई, लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी।
क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें यकीन था कि यह जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, तो यहां पर लाइफ बोट की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह सामने आई कि टाइटैनिक के निर्माता ये चाहते थे कि क्रू मेंबर्स में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी जरूरी है। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक जहाज पर और ओलंपिक जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के क्रू में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, जिसे हटाकर इसकी जगह पर ओलंपिक जहाज के एक ऑफिसर को इसकी जगह ड्यूटी पर नियुक्त किया गया। डेविड ब्लेयर जब टाइटैनिक को छोड़कर अपने घर जा रहा था तो वह गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में बंद था। दोस्तों, अगर इन सब बातों का ध्यान रखा गया होता तो इस घटना को टाला जा सकता था, नहीं तो कम से कम लोगों की जान ही बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज के डूबने की ओर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी था जहाज के मलबे का मिलना। खूब सारी खोजबीन की, लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में ऐसे छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढने में 70 सालों का समय लगा। सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशनोग्राफी ने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा, जो इन्हें समुद्र के 3.8 किलोमीटर नीचे दो अलग अलग टुकड़े में मिला और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के ये निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। टाइटैनिक वह जहाज जिसे बनाने में 2 साल से भी ऊपर का समय लगा, एक अनसिंकेबल जहाज जो आइसबर्ग से टकराकर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।